जय हिंद मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार टारगेट ऑन से। मैं अविनाश पाठी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। हम लोग 1857 की क्रांति के विभिन्न आयाम पर चर्चा कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि हमको 1857 की क्रांति को पूरा का पूरा कवर करना है। किन हेडिंग के माध्यम से कवर करना था? तो पहले हमको क्रांति का परिचय पढ़ना था, जो मैंने आपको सिखाया कि 100 वर्षों के शोषण का परिणाम थी यह क्रांति। 1757 के प्लासी के युद्ध से जो शोषण शुरू हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, वहां से लेकर के अगले 100 वर्षों के बाद 1857 में जो भारतीयों ने प्रतिकार किया, जो विरोध किया, वो घटना 1857 की क्रांति कहलाती है। इस क्रांति के पीछे क्या कारण थे? कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक, कुछ राजनीतिक, कुछ धार्मिक, कुछ सैनिक, और एक तात्कालिक कारण के रूप में हम लोग चर्बी वाले कारतूस का नाम लेते हैं। इस सेशन में हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई या इस क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ था। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक समझेंगे। आपको कुल मिलाकर के 4 तारीखों को याद करने का काम करना है। ये 4 तारीखें आपकी परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। मैंने आपको सिखा दिया कि 1857 में जो पुरानी ब्राउन बेस राइफल चलती थी, उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल लाई गई, जिसमें प्रयोग होने वाले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। और अफवाह ये फैल गई कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। गाय की चर्बी के नाम पे सारी हिंदू और सुअर की चर्बी के नाम पे सारे मुसलमान सैनिकों के मन में भावना फैल गई कि हमारे साथ गलत हो रहा है। और बाद में कलकत्ता के उलित शस्त्रागार में प्रमाणित भी हुआ कि हाँ, वास्तव में इन चर्बियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सारे जो सैनिक थे वो इसके विरोध में आ गए। लेकिन एक खास सैनिक के बारे में आपको जानना है, जिनका नाम है मंगल पांडे। कहा जाता है कि भारत के आजादी की जो पहली गोली चलाई थी वो मंगल पांडे ने चलाई थी। आइए देखते हैं कैसे कहा जाता है। समझेंगे बहुत ध्यान से। पहली तारीख आप याद करेंगे, वो है 29 मार्च 1857। पहली जो आप याद करेंगे तारीख, वो कौन सी है? 29 मार्च 1857। बहुत ध्यान जिसको दिखेंगे, यहीं से हम लोग क्रांति की शुरुआत करेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्रांति बंगाल से शुरू हुई कि मेरठ से शुरू हुई, किस तारीख को शुरू हुई। तो इन सारे आयाम पे आज मैं आपको चर्चा करके बता दूंगा, तो आपको सारा मैटर की। देखिए 29 मार्च 1857 को क्या हुआ समझेंगे। हम लोग बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल में 34वीं रेजिमेंट थी। ये सिपाहियों का एक समूह था। तो बंगाल में 34वीं रेजिमेंट हुआ करती थी। और बंगाल में कहां की बात है? बैरकपुर की बात है। तो ध्यान देंगे, बंगाल में कलकत्ता के बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट जो थी वो काम कर रही थी। इसी 34वीं रेजिमेंट में एक सिपाही हुआ करते थे, जिनका नाम था मंगल पांडे। और आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में कहां के रहने वाले थे? तो बलिया के रहने वाले व्यक्ति थे। और इनकी पोस्टिंग कहां थी? इनकी पोस्टिंग थी कल बंगाल के बैरकपुर में। और 34वीं रेजिमेंट के क्या हुआ करते थे? सिपाही हुआ करते थे। और चूंकि ब्राह्मण थे, इनको पता चला कि हमारे कारतूस में चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बात इनको बहुत बुरी लगी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोली मारकर अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दिया। बहुत ध्यान सीखेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोली मारकर अपने 2 अधिकारी की हत्या कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के आजादी की पहली गोली किसने चलाई थी? वो मंगल पांडे ने चलाई थी। लेकिन ध्यान देंगे, क्रांति की शुरुआत मेरठ से माना जाता है, यहां से नहीं। लेकिन यहां हुआ क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस के विरोध में मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों को, जो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सिपाही थे, इन्होंने 2 अधिकारियों को क्या कर दिया? गोली मारकर हत्या कर दिया। कौन कौन 2 थे? तो एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग। ये एक अधिकारी था जिसकी क्या कर दिया गया? इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दिया था। और एक थे मेजर सार्जेंट। ये 2 अधिकारी थे जिनके इन्होंने क्या कर दिया था? गोली मार करके हत्या कर दिया था। बहुत ध्यान समझेंगे, क्योंकि तात्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाला कारतूस था। तो ये जो हत्या इन्होंने किया था वो चर्बी वाले कारतूस के कारण ही किया था, क्योंकि ब्राह्मण थे, इनके ऊपर गाय खाने का आरोप लग रहा था। समाज से इनको हुक्का पानी बंद कर दिया जाता, इनको नकार दिया जाता। तो इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने यहाँ पर गोली चलाने का काम किया था। अब देखिए बहुत ध्यान से,
समझेंगे। यहां से भाई दो तरह के तथ्य निकलते हैं, ध्यान देंगे। अगर आप कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं स्रोत में पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि 29 मार्च 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। बहुत ध्यान समझेंगे, क्या कहा जाता है कि 29 मार्च 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। पुरानी वाली एनसीईआरटी में लिखा मिलता है, नई में चेंज हो गया है और किन्हीं किन्हीं स्रोतों में आपको ये लिखा मिलता है। लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो आपको क्या लिखा मिलेगा कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। अब आप कहेंगे सर ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ये बताइए मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया, तो आप क्या जवाब देंगे कि 8 अप्रैल की तारीख को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। ये ज्यादा प्रमाणित तथ्य है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने पढ़ा है कि 29 मार्च को दिया गया है, तो आप कहेंगे हाँ कहीं कहीं पर 29 मार्च भी लिखा मिलता है। तो आप ध्यान देंगे, ये जो मैटर है ये हमको कहीं कहीं पर लिखा मिलता है, यानी कहीं कहीं पर हम लोग ये मान लेते हैं कि मंगल पांडे को फांसी उसी दिन दे दिया गया था। लेकिन ज्यादातर जो प्रमाणित किताबें हैं, ठीक, उनमें क्या लिखा मिलता है कि 8 अप्रैल को क्या कर दिया गया था, इनको फांसी दे दिया गया। ठीक, तो यहीं पे मंगल पांडे का चैप्टर क्लोज होता है। मंगल पांडे का क्रांति से बस इतना संबंध है कि मंगल पांडे ने यहां पर एक गोली कांड किया। अब उस समय ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो था नहीं कि न्यूज इतना तेजी से फैल जाएगी। क्योंकि चर्बी वाले कारतूस का प्रकरण बंगाल में फेमस हुआ था, तो बंगाल से इस खबर को आने जाने में समय तो लगेगा ही। तो ये खबर फैलने में 1-2 महीना लग गया और ये खबर खास तौर पे उत्तर प्रदेश में आ गई। और आप जानते हैं जाति के नाम पे उत्तर प्रदेश में बहुत ही कठोर कठोर नियम पाए जाते हैं। तो 29 मार्च को मंगल पांडे ने काम किया। कुछ तथ्यों के हिसाब से 29 मार्च को ही मंगल पांडे को फांसी दिया गया और कुछ तथ्यों के हिसाब से 8 अप्रैल को ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। अब एक खबर वहां से फैली, ठीक, अब देखिए बहुत ध्यान से, ये बात वहां से फैली और फैल कर ये बात कहां आ गई थी, ये बात आ गई थी उत्तर प्रदेश। अब देखिए बहुत ध्यान से, आप बात क्या करेंगे, बात है 10 मई 1857 की। सारी घटनाएं 1857 की हैं। 10 मई 1857 को क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में कांड हुआ। समझेंगे, उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी में, उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की। सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की। इसको आप अपने दिमाग में कहीं सेट करके रख लीजिए। अगर कभी पूछा जाए कि क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था, तो आप हमेशा मेरठ नाम लेंगे। मेरठ में और किसने किया था, तो कोई एक सैनिक का नाम आप नहीं लेंगे, आप कहेंगे मेरठ के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत किया। कैसे शुरुआत किया और रीजन क्या था, वही चर्बी वाला कारतूस। ये मैटर भले बंगाल से शुरू हुआ था, लेकिन यहां तक बात फैल गई। अब इसके पीछे क्या कारण थे, समझे, सॉरी, कैसे शुरुआत किया गया। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जेल में बंद जो कैदी थे, जेल बंद कैदियों को इन लोगों ने क्या कर दिया, आजाद कर दिया। ये जितने कैदी जेल में बंद थे सबको क्या कर दिया, इन लोगों ने आजाद कर दिया। इन्होंने जो यहाँ पे इनके अधिकारी थे, कहां पर, मेरठ में, उन अधिकारियों पर क्या किया, इन लोगों ने गोली चलाई। उनमें बहुत सारे अधिकारी क्या हो गए थे, इनके मारे गए थे। जो यहाँ पे असलाहा रखा था और जो यहाँ पे गोला बारूद रखा था, उस पर क्या किया, इन लोगों ने कब्जा कर लिया। यानी मेरठ की जो छावनी थी, वहां के सैनिकों ने अधिकारियों पे गोली चलाई। वहां जो हिंदू बंद थे उन सबको रिहा कर दिया गया, कहा जाओ अपने घर, अंग्रेजों का शासन समाप्त। और इन लोगों ने वहां पे जो असलहे रखे थे उन सब पे क्या कर लिया, इन लोगों ने कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद जो है इन लोगों ने अब इस क्रांति की शुरुआत किया। तो अगर कभी भी आपसे क्रांति की शुरुआत कहा जाए तो कब बोलेंगे आप, 10 मई 1857
57 को क्या हुई थी, क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है, मेरठ से हुई है। ध्यान देंगे, अगर आपसे कभी उस समय मेरठ में कौन था, तो जनरल डेविड नाम का व्यक्ति था। हालांकि आपसे नाम नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि उस समय यहाँ का अधिकारी कौन हुआ करता था, तो जनरल डेविड नाम का जो व्यक्ति था वो यहाँ का अधिकारी हुआ करता था। लेकिन आप जानते हैं कि अंग्रेज उस समय दिल्ली से शासन करते थे, ठीक। तो जब तक आपका शासन कब्जा दिल्ली पे नहीं होगा तब तक आप भारत पे नहीं माने जाएंगे। अब देखिए बहुत ध्यान से, 10 मई को इन लोगों ने मेरठ में क्या किया, क्रांति की शुरुआत किया, और अगले दिन कौन सी डेट आ जाएगी, 11 मई 1857। ये लोग मेरठ से निकले, क्योंकि मेरठ दिल्ली के पास ही पाया जाता है, तो ये लोग मेरठ निकले और सारे विद्रोही सिपाही जो थे ये सब के सब लोग दिल्ली पहुंच गए। कहां पहुंच गए, ये सब के सब लोग दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि कब्जा कहां करना था, दिल्ली करना था। शासन कहां से करना था, दिल्ली से करना था। तो जब दिल्ली पे कब्जा होगा तभी आपका कब्जा क्या होगा, वो माना जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, विद्रोही सैनिक, विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे, विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे। अब ये दिल्ली क्यों पहुंचे, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह कहां पाए जाते थे, दिल्ली में ही रहते थे। भाई मुगल बादशाह तो लाल किला में रहते थे, बहादुर शाह जफर, तो उन्हीं के पास पहुंचे। तो मेरठ से क्रांति की शुरुआत किए और 11 को सबके सब लोग कहां पहुंच गए, सबके सब लोग ये दिल्ली पे पहुंच गए। अब देखिए बहुत ध्यान से, 11 को जाकर के इन्होंने मुगल बादशाह से बातचीत किया और बात कौन सी आ गई, 12 मई 1857। ये तीनों डेट आपको याद करके रखना है, किस डेट पे क्या हुआ है। बच्चे इसी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं आज आपको सब क्लियर कर दूंगा कहां से क्रांति, किस डेट को क्या हुआ। देखिए 12 मई को क्या हुआ, विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा किया। इन लोगों ने क्या कर लिया, दिल्ली पर कब्जा किया। यहाँ पे कई सारे अंग्रेज अधिकारी मारे भी गए थे, हडसन निकोलसन वगैरह लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। तो दिल्ली पे क्या किया, कब्जा किया। और जो उस समय मुगल बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, इनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, इनको कहते हैं बहादुर शाह जफर। ये उस समय मुगल बादशाह थे, बहुत बूढ़े व्यक्ति थे, 60-65 साल के व्यक्ति थे। सब सिपाहियों ने इनको मनाया और उन्होंने क्या कर दिया, इनको क्रांति का नेता घोषित कर दिया। कहा आप हमारे यहाँ क्रांति के हमारे क्या हैं, नेता हैं। यानी अगर ये क्रांति सफल होती है और भारत आजाद होता है तो भारत के बादशाह कौन बनेंगे, मुगल बादशाह बनेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत शानदार बात मैं आपको बता रहा हूं, समझेंगे। भारत की आजादी के लिए किया गया जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और 1857 में जो क्रांति किया गया था, इन दोनों में सबसे बेसिक अंतर यही है कि 1857 की क्रांति में हम लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना करके हम लोग ये कह रहे थे कि अंग्रेज चले जाएं और फिर से मुगलों का शासन वापस आ जाए। यानी हम लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की मांग नहीं कर रहे थे, हम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को फिर से बादशाह बनाना चाह रहे थे, एक परिपक्व बादशाह के तौर पे, अस्थाई बादशाह के तौर पे। यानी हम वहां डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मांग नहीं कर रहे थे। लेकिन जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहा 1885 से 1947 के दौरान जो हम लोगों ने अंग्रेजों का प्रतिकार किया, उसमें मुगल शासन को वापस लाने की बात नहीं थी, उसमें डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र लाने की मांग थी। तो क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन में मेन अंतर क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से हम डेमोक्रेसी लाना चाहते थे और क्रांति में हम लोग फिर से मुगल बादशाह को स्थापित करना चाहते थे। ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। तो फिर समझेंगे, 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी में, जहां पे जनरल डेविड अधिकारी थे, वहां से विद्रोह की शुरुआत हुआ। कैदियों ने, जेल में बंद कैदियों को आजाद कर दिया गया, अधिकारियों पे गोली चलाई गई, असलहा पे कब्जा कर लिया गया। सारे सिपाही दिल्ली पहुंचे 11 को और 12 पे दिल्ली पे कब्जा करके और बहादुर शाह जफर को क्रांति का क्या घोषित कर दिया गया, नेता घोषित कर दिया गया। यानी दिल्ली से अंग्रेजों के पांव उखड़ गए, दिल्ली अंग्रेजों के हाथ से क्या हो गई, वो बाहर चली गई और यहीं से मुगल बादशाह ने सबसे मेलजोल करके और क्रांति को सफल बनाने का प्रयास किया। ठीक, तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। देखिए बहुत ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, तो आप क्या जवाब देंगे, मेरठ। अगर मेरठ ऑप्शन में नहीं होगा तब आपको बैरकपुर बंगाल जवाब देना है। अगर मेरठ ऑप्शन में है तो बिना किसी दबाव के आपको मेरठ के साथ जाना है।
1857 क्रांति की शुरुआत किसने किया? आप क्या जवाब देंगे? मेरठ के सैनिकों ने। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप मंगल पांडे के साथ जाएंगे। ठीक, क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई को, 11 को दिल्ली पहुंचे, 12 को दिल्ली पे कब्जा करके, और दिल्ली किसके हाथ में गई? वो सिपाहियों के हाथ में आ गई। अब अंग्रेजों के पास दो ऑप्शन था, या तो वो इस क्रांति का दमन करें या तो वो भारत का रास्ता छोड़ के भाग जाए। लेकिन अंग्रेज चूंकि मजबूत थे तो अंग्रेजों ने लंदन से सिपाही मंगाए और उन्होंने इस क्रांति का दमन करने का प्रयास किया। आइए देखते हैं, अगली हेडिंग देखेंगे, इस क्रांति का कहां और कितना प्रसार हुआ। प्रसार का मतलब है ये क्रांति कहां कहां फैली और कौन कौन इसको वहां पे लीड किया। यहां से मैं आपको तीन चीज एक साथ सिखाऊंगा, अब तीनों आपको एक साथ सीखना है। देखेंगे, एक आपको सीखना है स्थान का नाम, कि कौन सा स्थान था जहां क्रांति चल रही थी। दूसरा आपको सीखना है इस जगह पर इस क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन यहाँ पे इसका नेतृत्व कर रहा था। और सबसे खास आपको क्या सीखना है कि उस जगह पर इस क्रांति का दमन किसने किया, यानी कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने वहां पर क्रांति का दमन किया। फिर क्रांति सफल तो हुई नहीं, सफल हुई होती तो अंग्रेज भाग गए होते और मुगल बादशाह आ गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये आपसे परीक्षा में पूछा भी जाता है तो आप इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे। देखिए, पहला आपसे क्या पूछा जाएगा कि दिल्ली पूछा जाएगा, दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखेंगे, जो मुगल बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, वो क्या कर रहे थे? वो यहाँ पर क्रांति को लीड कर रहे थे और इन्हीं को क्रांति का नेता भी बनाया गया था। तो कोई पूछे क्रांति का नेता कौन था तो आप क्या बोलेंगे? बहादुर शाह जफर। लेकिन मेरे भाई, जो बहादुर शाह जफर थे ना, ये एक बूढ़े व्यक्ति थे, 60-65 साल के व्यक्ति थे, तो इनके पास वास्तविक पावर नहीं थी। इनका जो सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था बख्त खां, याद करके रखेंगे, बख्त खां के पास वास्तविक पावर थी। इसको आप दिमाग पे रखेंगे, नाम भले बहादुर शाह जफर का लिया जाता है लेकिन ये 60-65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो वास्तविक पावर जो है वो इनके सेनापति किसके पास होती थी? बख्त खां के पास होती थी। तो दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने और उनके सेनापति बख्त खां ने। फिर पूछा जाएगा यहां किसने क्रांति का दमन किया। तो याद करेंगे, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हडसन। क्या नाम था? हडसन। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था निकोलसन। क्या नाम था? निकोलसन। इसने क्या किया था? यहां पे लीड किया था। और एक का नाम था लॉरेंस। आजकल लॉरेंस नाम बहुत चर्चा में है, आपने सुना होगा। तो लॉरेंस ने यहाँ पे लीड किया था। दिल्ली ही तो सेंटर था, दिल्ली ही तो राजधानी थी। अगर दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे अंग्रेज एक बार फिर से तो क्रांति को दमन करना आसान हो जाएगा। तो भले सिपाहियों ने दिल्ली पे कब्जा किया लेकिन हडसन, निकोलसन और लॉरेंस, इन तीनों ने मिलकर के दिल्ली को एक बार फिर से क्या कर लिया था? वापस पा लिया था। फिर देखेंगे बहुत ध्यान से, अगला पूछा जाएगा झांसी। झांसी में इस क्रांति का तेज विस्तार हुआ। मैंने आपको सिखाया कि झांसी में कौन हुआ करता था? झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। आपसे अगर कोई पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई क्रांति में क्यों पार्टिसिपेट की थी, क्योंकि इनके पुत्र को इनका उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे। मुगल बादशाह क्यों पार्टिसिपेट किए थे? क्योंकि इनके बादशाह का पद समाप्त किया जा रहा था। अब ध्यान देंगे, लक्ष्मीबाई को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनको मनु कहा जाता है, इनको मणिकर्णिका भी कहा जाता है, ये सब इनका नाम है। इनको मनु कहा जाता है, मणिकर्णिका कहा जाता है, इनको प्यार से लोग छबीली भी कहा करते थे। तो इन्होंने झांसी में क्रांति को क्या किया था? लीड करने का काम किया था। और यहाँ पे इसका दमन किसने किया था? तो जो अंग्रेज अधिकारी था ना, उसका नाम था ह्यूरोज। ह्यूरोज ने क्या किया था? दमन करने का काम किया था। मध्य प्रदेश में कि ग्वालियर में इनकी कब्र पाई जाती है। जो मध्य प्रदेश का सिंधिया परिवार है, ऐसा कहा जाता है कि सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों की सहायता किया था और उन्होंने झांसी की रानी की सहायता नहीं किया था, और उन्हीं के इशारे पे झांसी की रानी को ह्यूरोज ने वहां पे क्या किया था? पकड़ा था। तो कुछ लोग कुछ तथ्य से कहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो सिंधिया परिवार है उसने झांसी की रानी की सहायता नहीं किया था, जिसके वर्तमान में बहुत सारे दिग्गज नेता भी भारत में काम करते हैं। तो ध्यान देंगे, झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। और इन्होंने कहां लीड किया था? झांसी में। और वहां दमन किसने किया था? तो ह्यूरोज ने क्या किया था? वहां दमन करने का काम किया था। फिर देखिए क्या पूछा जाएगा, लखनऊ। बहुत पूछा जाएगा कि लखनऊ में किसने लीड किया था। तो आप क्या बोलेंगे? यहां पे
बेगम हजरत महल ये लीड कर रही थी। याद करेंगे, इनका छोटा सा लड़का था बिरजिस कादिर, जिसको गद्दी पे बैठा करके तो ये लीड कर रही थी। तो कई बार बिरजिस कादिर का भी नाम आ सकता है। और इनके पति इनको प्यार से महक परी कहा करते थे। हो सकता है इनमें कोई खुशबू आती रही हो तो इनके पति इनको प्यार से महक परी कहते हैं। अब ये क्यों शामिल हुई थी? क्योंकि अवध को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप करके छीन लिया था, तो ये भी शामिल हो गई थी। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में कौन कर रहा था? जो बेगम हजरत महल है वो यहाँ पे लीड कर रही थी। यहाँ दमन किसने किया था? तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैंपबेल। ये कैंपबेल ने यहाँ पे बहुत जोरदार प्रदर्शन किया था। अधिकांश विद्रोहों को दमन करने का जो श्रेय है वो कैंपबेल को ही दिया जाता है। इसके अलावा हेनरी लॉरेंस, तो ये दो लोगों ने क्या किया था? यहाँ पे कंट्रोल किया था। कौन कौन वहां पे दमन करता थे? एक हो जाएंगे कैंपबेल और एक कौन हो जाएंगे? एक हो जाएंगे लॉरेंस। फिर देखिए क्या पूछा जाएगा, कानपुर में किसने क्रांति को लीड किया था? तो कानपुर में दो नाम याद करेंगे। एक कौन हुआ करते थे? नाना साहब। याद करिए, इनकी पेंशन बंद कर दिया गया था, इसलिए ये जो हैं क्रांति में शामिल हुए थे। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था तात्या तोपे। बहुत शानदार, पूरे क्रांति को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो तात्या तोपे का नाम सबसे बड़ा है। कॉपी के किसी हिस्से में नोट कर लेंगे इनको। इनका सही नाम था रामचंद्र पांडुरंग। आत्माराम नहीं, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। इनका क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या तोपे ने और नाना साहब ने मिलकर के कानपुर में क्या किया था? लीड करने का काम किया था। और यहाँ क्रांति का दमन किसने किया है? यहाँ पर भी कैंपबेल ने क्रांति का क्या किया था? दमन किया था। हालांकि तात्या तोपे का बहुत बड़ा नाम है। इनके एक दोस्त ने इनकी मुखबिरी कर दिया था तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ के फांसी दे दिया था, वरना अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पा रहे थे। ठीक, देखिए मेन मैं आपको सब बता रहा। दिल्ली में किसने किया, झांसी में किसने किया, लखनऊ में किसने किया और कानपुर में किसने करने का काम किया था। देखिए बहुत ध्यान से, एक जगह है जगदीशपुर, ये बिहार में है, ठीक, आरा जिला के बगल में है और ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे बिहार। जगदीशपुर में किसने लीड किया था? तो एक व्यक्ति थे, हालांकि ये भी बुजुर्ग थे, जिनका नाम था कुंवर साहब। कुंवर साहब ने क्या किया था? यहाँ पे लीड करने का काम किया था। इनको बिहार का शेर कहा जाता है, क्योंकि ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने बुढ़ापे में भी बिहार के जगदीशपुर में क्या किया था? इन्होंने क्रांति को लीड करने का काम किया था। यहाँ पे विलियम टेलर और विंसेंट आयर, दो नाम याद करके रखेंगे। विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इन दो लोगों ने क्या किया था? यहाँ पे इसको दमन करने का काम किया था। एक बार फिर मैं आपको बता रहा, आपको दमन करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं याद करना, नहीं भी याद करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन किस जगह पे कौन लीड कर रहा था ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये आपकी परीक्षा में आपसे बार बार पूछा भी जाता है। फिर देखिए दोनों एक साथ याद करेंगे, इलाहाबाद में और बनारस में, दोनों एक साथ पूछा जाएगा। इलाहाबाद और बनारस में किसने लीड किया था? तो आप क्या बोलेंगे? लियाकत अली। जो लियाकत अली थे, इन्होंने क्या किया था? इन दोनों जगहों पे लीड किया था। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं और आप चौक जाएंगे, जो चौक है, तो चौक में लियाकत अली के नाम का चौराहा भी है और इनकी मूर्ति भी आपको देखने को मिलती है। तो वहां लियाकत अली ने क्या किया था? लीड करने का काम किया था। यहाँ दमन किसने किया था? तो कर्नल नील, क्या नाम था? कर्नल नील नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे दमन करने का काम किया था। यानी अगर आपसे कभी कोई पूछे कि इलाहाबाद में और यहाँ पे किसने लीड किया था, तो आप क्या जवाब देंगे कि यहाँ पे लीड करने का काम किसने किया है? यहाँ पे लियाकत अली ने किया है और कर्नल नील ने इसका दमन किया। दो जगह याद कर लेंगे, कौन कौन सा? इलाहाबाद और बनारस में क्या किया गया है? इसे करने का काम किया गया है। फिर देखिए आजकल ट्रेंडिंग में बरेली बहुत पूछा जाता है। बरेली, जहां झुमका गिर गया था, जिस बाजार में, सुना होगा आप लोगों ने, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, या जहां की बर्फी बहुत फेमस है। तो ये जो बरेली है ना, बरेली में भी एक मुस्लिम नेता थे जिनको लोग प्यार से क्या कहते थे? खान बहादुर खान। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे लीड करने का काम किया है।
अभी मैं आपको यहीं से सिखाऊंगा कि क्रांति असफल क्यों हो गई थी। आप देखिए बहुत ध्यान से, इसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं। क्यों सब शामिल हैं? क्योंकि गाय के नाम पे हिंदू शामिल हैं और सुअर के नाम पे कौन शामिल है? इस्लाम वाले शामिल हैं। और कैंपबेल ने यहाँ भी क्या किया था? दमन करने का प्रयास किया था। फैजाबाद याद करेंगे, फैजाबाद जिसे आजकल अयोध्या कहा जाता है, फैजाबाद में किसने लीड किया था? तो एक मौलवी हुआ करते थे जिनका नाम था अहमदुल्ला। क्या नाम था? एक व्यक्ति थे मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे लीड करने का काम किया था और अंग्रेजों ने इनके ऊपर इनाम भी रखा था। सोचिए इन्होंने कितना अंग्रेजों को परेशान किया होगा कि अंग्रेजों ने क्या किया था? इनके ऊपर जो है वो 50,000 का इनाम भी रखने का काम किया था। तो जानते रहेंगे इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। भी आगे मैं आपको इसको नोट भी करवा दूंगा। ठीक, चलिए यहां भी दमन किसने किया था? तो कैंपबेल ने यहां पर भी दमन किया था। तो आप देख रहे हैं कि कैंपबेल नाम का जो अंग्रेज अधिकारी है ना, ये बहुत ही इस समय अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुआ था। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, इसको आप याद कर लेंगे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में तात्या तोपे और नाना साहब ने, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, बरेली में खान बहादुर खान ने और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने क्रांति को लीड करने का काम किया था। और लेकिन इन सभी स्थानों पे किसी ना किसी अंग्रेज अधिकारी ने क्या कर दिया था? इसका दमन किया था। तो मेरठ से शुरू हुई क्रांति की जो आग थी वो इन सारे एरिया में क्या हो गई थी? वो फैल गई थी। अब आप ध्यान से देखिए, दिल्ली, झांसी, लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, इलाहाबाद, बनारस, बरेली, फैजाबाद, क्या इसमें से कोई इलाका आपको दक्षिण भारत का दिख रहा है? यानी ये क्रांति दक्षिण भारत नहीं जा पाई थी, न पश्चिमोत्तर भारत जा पाई, न पूर्वोत्तर भारत जा पाई। आप आसान भाषा में कहें तो उत्तर भारत के कुछ इलाकों में ही सीमित रह करके ये रह गई थी, जो इसकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। ठीक, यानी मैं आपको सिखा रहा था, देखिए से मैंने आपको सिखाया कि क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है। तो आप क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में की जो मेरठ छावनी है, मेरठ छावनी से क्या किया गया था? इसकी शुरुआत किया गया था। इसका प्रसार कहां कहां हुआ है? तो आप क्या बोलेंगे? इसका प्रसार हुआ दिल्ली में। इसका प्रसार कहां हुआ था? कानपुर में। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा है इसे, कानपुर में। इसका प्रसार कहां हुआ था? लखनऊ में। इसका प्रसार कहां हुआ था? इलाहाबाद में। इसका प्रसार कहां हुआ था? बनारस में। फिर पूछेंगे इसका प्रसार कहां हुआ था? बोलेंगे बिहार में, आरा जिला, जगदीशपुर में। और इसका प्रसार कहां हुआ था? बरेली में। और इसका प्रसार कहां हुआ था? फैजाबाद में। यानी आसान भाषा में कहें तो उत्तर भारत में क्या हो गया था? इसका प्रसार हुआ था। ठीक, अगला हेडिंग हमारा क्या है? इस क्रांति का क्या परिणाम रहा? आइए देखते हैं इस क्रांति का क्या परिणाम था जो हमारे सामने निकल करके आया था। चलिए आइए समझते हैं इस क्रांति का परिणाम। देखिए बहुत ध्यान से, कोई भी आंदोलन या कोई भी क्रांति अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि सफल रहा कि असफल, जैसे जब आप महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, या आप स्वराजवादी आंदोलन पढ़ेंगे, या आप क्या कहते हैं कोई भी मूवमेंट पढ़ेंगे भारत में, तो उसका एक लाइन में कोई पूछे सफल कि असफल, तो हम लोग क्या कहेंगे? असफल, क्योंकि वो अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं कर पाया। लेकिन हर क्रांति का, हर प्रयास का अपना कुछ तो सकारात्मक परिणाम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए इस क्रांति का क्या परिणाम आया, तो आप क्या जवाब देंगे? ये क्रांति अपने आप में क्या रही थी? असफल रही थी। क्रांति असफल रही। क्यों कहेंगे क्या असफल रही? पहला आप क्या बोलेंगे? क्योंकि अंग्रेजों ने इसका क्या कर दिया था? इसका दमन कर दिया था। इसलिए क्रांति क्या रही है? असफल रही। यानी अंग्रेजों को भारत से एक भी विरोध बाहर नहीं कर पाया, इसका क्या कर दिया? अंग्रेजों ने दमन कर दिया। दूसरा क्या बोलेंगे? अंग्रेज भारत से बाहर नहीं गए। अंग्रेज भारत से बाहर नहीं गए। अगर इस क्रांति ने अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दिया होता और फिर से एक बार मुगलों का शासन आ गया होता, तो हम लोग क्या बोलते कि ये क्रांति क्या हो गई? वो सफल हो गई है। लेकिन इस क्रांति को हम लोग असफल ही कहेंगे, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने क्रांति का दमन कर दिया। अंग्रेजों ने क्रांति का दमन किया और अंग्रेज भारत से बाहर नहीं गए, उनका भारत में अधिकार बना रहा। तो हम लोग एक लाइन में क्या कह सकते हैं? ये क्रांति भारत में क्या रही? असफल रही। अब देखिए बहुत ध्यान से,
हालांकि बड़ी परीक्षाओं में ही पूछेगा कि इस क्रांति के असफलता के पीछे क्या कारण रहे। ध्यान समझिए, क्या पूछा जाएगा, इस क्रांति की असफलता के पीछे क्या क्या कारण थे। तो मैं आपको एक एक कारण लिख रहा हूं, वो समझा रहा हूं। देखेंगे, इसके असफलता के पीछे जो पहला कारण था वो था आपसी सामंजस्य का अभाव। बहुत ध्यान समझिए, इसमें जो पहला कारण था वो था आपसी सामंजस्य का अभाव। देखिए बहुत ध्यान से, ये क्रांति जो थी वो एक डेट पे नहीं हो पाई। पहले दिल्ली में हुई, फिर लखनऊ में हुई, फिर कानपुर में हुई, फिर बिहार में हुई। तो अंग्रेजों को इसका दमन करना आसान हो गया। अंग्रेजों ने बाकायदा इंग्लैंड से सैनिक बुलाए। अगर एक साथ क्रांति होती तो इतने सैनिक कहां उनके पास थे। लेकिन आज अंग्रेजों ने दिल्ली में दमन किया, कल इलाहाबाद में दमन किया, परसों कानपुर में दमन किया, फिर झांसी में दमन किया। तो जो इसके नेता, जैसे झांसी की रानी को क्या लगता था कि हम जल्दी से झांसी को आजाद करवा दें, चाहे मेरठ आजाद हो या ना आजाद हो। यानी आपसी सामंजस्य का, आपसी मेलजोल का यहाँ पे क्या था, अभाव था। दूसरा देखेंगे, दूसरा ध्यान देंगे क्या था, नेतृत्व का इसमें अभाव था। समझेंगे, इसका आंदोलन में, क्रांति में क्या था, नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह जफर अपनी योग्यता से इसके नेता नहीं बने थे। सिपाहियों ने 60-65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को अपना नेता मान लिया था। अब आप बताइए, जब कोई व्यक्ति 60 साल का है तो क्या वो बहुत मजबूती से किसी आंदोलन को लीड कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो इसमें नेतृत्व का अभाव था। सब लोग बहादुर शाह जफर के आदेश का आर्डर नहीं करते थे। झांसी में झांसी की रानी ने विद्रोह कर दिया, कानपुर में नाना साहब ने कर दिया। इन सब लोग बस नाम मात्र के मुगल बादशाह को अपना नेता माने थे। बाकी सब लोग खुद से क्या कर रहे थे, वो अपना अपना प्रयास कर रहे थे। तीसरा ध्यान देंगे, इस युद्ध में हमको तकनीकी का भी अभाव देखने को मिलता है। समझेंगे, इस युद्ध में तकनीकी का अभाव देखने को मिलता है। जैसे समझेंगे, अंग्रेजों के पास गोला बारूद बहुत था। हमने सिपाहियों ने जितना लूटा था वही तो उनको पास रहेगा। बाकी बाद में लोग तलवार पे आ गए। तो हमारे सैनिक तलवार, गदा, भाला लेकर के क्रांति कर रहे थे, और अंग्रेजों के पास क्या था, वो बारूद था। तो जाहिर सी बात है, तकनीकी रूप से ज्यादा वो साउंड थे। और हमारे जो राजा महाराजा थे वो द्वैध शासन में, सहायक संधि में अपनी सेना खो करके इतने कमजोर हो गए थे कि उनके पास हथियार के नाम पे कुछ नहीं था। तो इसके सफलता के पीछे क्या कारण थे, आपसी सामंजस्य का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था। इसीलिए क्रांति जो है वो एक तारीख पे नहीं हो पाई। ध्यान देंगे, एक तारीख पर ना होना भी जो है वो इसके असफलता का पीछे एक कारण था। अगर पूरे भारत में एक साथ क्रांति शुरू की गई होती तो जाहिर सी बात है ये इस क्रांति की सफलता ज्यादा मिलती। ये जो मतलब कि विरोध था ना, वो केवल सैनिक विद्रोह बन के रह गया। क्या बन के रह गया, ये जो विद्रोह था वो केवल सैनिक विद्रोह बन के रह गया। यानी इसमें आम जनता उस तरीके से नहीं जुड़ पाई। सिर्फ सैनिक ही और राजा महाराजा ही इसमें क्या हुए थे, ज्यादा शामिल हुए थे। इसमें आम आदमी नहीं जुड़ पाया। फिर देखेंगे सैनिक, जैसे समझेंगे हमारे भारत देश में जो उसमें जमींदार पाए जाते थे, जो जमींदार वर्ग था, जमींदार वर्ग अंग्रेजों के साथ था। ये अंग्रेजों के साथ था। यानी समझेंगे, जो किसान थे ये ज्यादा क्रांति के साथ नहीं जुड़ पाए। हालांकि उनका समर्थन था, लेकिन वो जितना सैनिक से जुड़े थे उतना वो लोग नहीं जुड़े थे। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से सैनिक विद्रोह था। फिर ध्यान देंगे, पांचवा समझेंगे, इसमें जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, वो लोग स्वलाभ के लिए ज्यादा काम कर रहे थे। जैसे झांसी की रानी के लड़के को उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे तो क्रांति में शामिल हो गई। नाना साहब की पेंशन बंद हो गई थी। हजरत महल पे कुशासन का आरोप लगा के लखनऊ को छीन लिए थे। मुगल बादशाह का पदवी समाप्त कर रहे थे। तो जो लोग इसमें शामिल हुए थे वो लोग देश को आजाद कराने के लिए सेकेंडरी उनका माहौल था। पहला क्या था कि वो लोग अपना अपना क्या करना चाह रहे थे, वो लोग इससे जुड़ने का काम कर रहे थे। ठीक, फिर ध्यान देंगे, छठवां क्या कारण बताएंगे कि इन लोगों के पास हथियार की कमी थी। क्या थी, हथियार की कमी थी। भाई सहायक संधि साइन करके अपनी अपनी सेना समाप्त कर दिए थे, तो कहां से इनके पास हथियार रहेगा। जो था वो लूट वाला हथियार था, बाकी तलवार थी। तो आपसे कोई पूछे क्रांति क्यों असफल हो गई, तो आप क्या बोलेंगे,
आपसी सामंजस्य का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था, एक तारीख पर क्रांति नहीं हो पाई थी, तकनीक का अभाव था, सिर्फ एक सैनिक विद्रोह भर बन के रह गया। जमींदार वर्ग अंग्रेजों के साथ था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, आप खुद सोचिए, जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसको लगा कि ये लोग अंग्रेजों को हटा करके फिर से बादशाह का दौर लाना चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी नहीं चाह रहे थे, तो पढ़ा लिखा वर्ग भी इनके साथ नहीं जुड़ा था। नेतृत्व में स्वालाद की भावना दिखाई दे रही थी और हथियारों की इनके पास क्या थी, कमी थी। तो ये क्रांति इन कारणों से क्या हो गई थी, वो असफल हो गई थी। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए क्या आप इसको समझ पाए। तो मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा कि इसका परिणाम क्या रहा, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्रांति अपने आप में क्या रही थी, वो असफल रही थी और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। साथ ही मैंने आपको क्या बताया कि असफलता के इसमें कितने कारण हैं, तो आप क्या बताएंगे, इसकी असफलता के पीछे अनेक कारण हैं। कितने कारण हैं, तो इसकी असफलता में आप क्या बताएंगे कि अनेक कारण हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई व्यक्ति एक बार में पूछेगा कि 1857 की क्रांति सफल रही कि असफल, तो आप क्या बताएंगे, ये क्रांति असफल रही और इसके पीछे कई सारे कारण थे और कई कारणों की मैंने आपको बात बताई थी। अब आपको इसमें सबसे अंतिम रीडिंग क्या सीखना है कि इस क्रांति के बाद क्या परिवर्तन आया, क्या क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपने किसी नीति में कोई परिवर्तन किया या नहीं किया, तो वो हम लोग यहाँ सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं इसके बाद हमारे भारत देश में अंग्रेजों ने क्या क्या परिवर्तन किया, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, इस क्रांति के बाद इंग्लैंड से कानून पास करके भारत में भेजा गया। ठीक, इस क्रांति के बाद इंग्लैंड से एक कानून पास करके हमारे भारत में भेजा गया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे 1858 का अधिनियम कहा जाता है। समझेंगे बहुत ध्यान से, क्रांति के बाद इंग्लैंड में चर्चा किया गया कि आखिर भारत में क्यों क्रांति हुई, इसके बाद वहां से कानून बना करके भारत में भेजा गया। ठीक, ये कानून भारत आया था। और ध्यान देंगे, इस क्रांति के बाद भारत में जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, महारानी का एक आदेश आया। महारानी का क्या आया, एक आदेश आया और इस महारानी के आदेश को इलाहाबाद में पढ़ा गया था। कहां पढ़ा गया था, इस महारानी के आदेश को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। अगर आप कभी यमुना जी के पास जाएंगे ना, तो यमुना जी के पास वहां पे मिंटो पार्क पाया जाता है, वहां पे ठीक वही मिंटो पार्क में इसे क्या किया गया था, पढ़ा गया था। जो समय के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग ने इसे क्या किया था, पढ़ा था। तो ध्यान देंगे 1857 के बाद एक अधिनियम पास किया गया वहां से, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। और क्या क्या परिवर्तन किया गया, वो महारानी के संदेश के रूप में भारत आया था, जिसे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में क्या किया गया था, पढ़े जाने का काम किया गया था। देखिए बहुत ध्यान से, इस अधिनियम में ऐसी कौन कौन सी बातें कही गई थी जो आपको क्या है, सीखने का बात करना है। ठीक, इसकी आप डेट भी जान लेंगे। ये 1 नवंबर 1958 को पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था, 1 नवंबर 1958 को। देखिए बहुत ध्यान से, क्या क्या परिवर्तन आया। पहली बात तो अभी तक भारत में कौन पाए जाते थे, अभी तक हमारे भारत देश में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, अभी तक हमारे भारत देश में गवर्नर जनरल होता था। इस क्रांति के बाद कहा गया, आज के बाद गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय किया जाता है। पहला परिवर्तन क्या किया गया, गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। ठीक, चूंकि जनता ने गवर्नर जनरल के ऊपर विद्रोह किया था, तो सोचे इसका नाम ही बदल दो। अब क्या नाम हो गया, अब इसका नाम वायसराय कर दिया गया। फिर ध्यान देंगे, अभी तक भारत में कौन शासन करता था, अभी तक भारत में कंपनी शासन करती थी। कंपनी का शासन खत्म करके भारत को कर दिया गया। ब्रिटेन का जो ताज था, जो ब्रिटेन का क्राउन था, यानी अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, अब कौन शासन करेगा, तो जो ब्रिटेन के महाराजा महारानी होंगे उनको भारत का क्या माना जाएगा, शासक माना जाएगा। यानी ये कहने का प्रयास किया गया कि अभी तक जो अत्याचार हुआ वो ठीक है, अब आप लोग ब्रिटेन के महाराजा महारानी की संतान हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि सब खाली कहने के लिए था, हमारा शोषण आगे भी जारी रहेगा। तो पहला परिवर्तन क्या किया गया, गवर्नर जनरल के पद का नाम क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। कंपनी का शासन हटा के क्या कर दिया गया, ताज का शासन कर दिया गया। फिर देखेंगे बहुत ध्यान से, एक पद का गठन कहां किया गया, इंग्लैंड में, जिसका नाम रखा गया भारत राज्य सचिव। समझे बहुत ध्यान से, एक नया पद कौन सा बनाया गया, भारत राज्य सचिव। और कहा गया कि आज के बाद आप भारत का संचालन करेंगे।
भाई मैं कह रहा हूं कि भारत को ब्रिटेन के क्राउन के अधीन कर दिया गया, तो क्या महाराजा महारानी रोज थोड़े संचालन करेंगे? तो नाम महाराजा महारानी का होगा। और भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटेन में पद बना दिया गया, ब्रिटेन में, जिसका नाम क्या था? भारत राज्य सचिव। यानी ब्रिटेन से कौन काम करेगा? भारत राज्य सचिव। और भारत से कौन काम करेंगे? वायसराय। और इनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों वाली परिषद भी बनाई गई थी। यानी 15 सदस्यों वाली एक परिषद होगी जिसके साथ मिलकर के भारत राज्य सचिव भारत का संचालन करेंगे। और भारत में कौन रहेगा? वो हमारे वायसराय रहा करेंगे। तो ये क्या करेंगे? संचालन का काम करेंगे। इसके अलावा ध्यान देंगे कुछ अप्रत्यक्ष परिवर्तन भी किए गए, जिसको बकायदा बताया नहीं गया, लेकिन कुछ परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए गए? जैसे अप्रत्यक्ष परिवर्तन में पहला परिवर्तन क्या कहा गया? कहा गया कि सेना में गोला बारूद, कहा गया कि सेना में गोला बारूद से भारतीयों को दूर रखना है, से भारतीयों को दूर रखना है। यानी इसमें साफ साफ कह दिया गया कि सेना में जो गोला बारूद है उससे भारतीयों को क्या रखा जाएगा? दूर। क्योंकि गोला बारूद भारतीय चलाना सीख गए थे, तभी तो क्रांति में लूट के प्रयोग किए थे। तो अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि गोला बारूद से भारतीयों को क्या रखना है? दूर रखना है। आपने अगर RRR मूवी देखा हो, उसमें दिखाते हैं कि गोला बारूद तक पहुंच बनाने के लिए ही जो क्या नाम था, रामचरण तेजा क्या नाम था, वो सेना में शामिल हुआ था। तो ये हिडन परिवर्तन किया गया। कहा गया भारतीयों को गोला बारूद से दूर रखना है ताकि भविष्य में ऐसी कोई वो ना हो। फिर ध्यान देंगे सेना में जो अवध के सैनिक थे वो बहुत ज्यादा संख्या में थे और यही लोग विद्रोह किए थे। तो कहा गया सेना में अवध के सैनिकों की संख्या को क्या करना है? कम करना है। साथ में गोरखा, नेपाली व सिख सैनिकों की संख्या को क्या करना है? बढ़ाना है। क्योंकि अवध के जो लोग होते हैं, हम लोग यूपी बिहार के लोग होते हैं, हमारे में सीखने का गुण बहुत पाया जाता है। तो हम इनकी सेना में रह करके बारूद वगैरह सीख जाते थे। तो इन्होंने कहा कि चूंकि क्रांति में अवध के सैनिक बहुत शामिल थे, अगर ये रहेंगे तो फिर से विद्रोह मचाएंगे, इससे अच्छा अवध के सैनिकों की संख्या को कम कर दिया जाए और गोरखा, नेपाली और सिखों की संख्या को क्या कर दिया जाए? बढ़ाने का काम किया जाए। क्योंकि ये सब लोग हथियार चलाना सीख गए थे। गोरखा, नेपाली, सिख ये सब बहुत ही ईमानदार कौम मानी जाती है। तो इसी के बाद इन लोगों को सेना में क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। ठीक। और फिर ध्यान देंगे एक क्या कहा गया? कहा गया कि जो भारतीय रीति रिवाज हैं, इनके रीति रिवाज में हमको हस्तक्षेप नहीं करना है। चाहे सती प्रथा इनकी चले चाहे न चले, हमको कोई सुधार उधार का काम इनके यहाँ नहीं करना है। तो एक बार कमेंट करके आप मुझको बताइए कि आप समझ पाए कि क्रांति के बाद कौन कौन सा परिवर्तन आया था। ठीक, किस मायने में कहां कहां क्या परिवर्तन किया गया। फिर से मैं आपको बता दे रहा, गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या रख दिया गया? वायसराय। कंपनी का अधिकार समाप्त करके ताज के अधीन कर दिया गया। भारत राज्य सचिव के पद का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। और ये पूरी अनाउंसमेंट कहां किया गया था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किया गया था। 1 नवंबर 1958 को ये महारानी का आदेश था जो 1858 के अधिनियम में हमारे यहाँ आया था। ठीक, बहुत आसान है कि बहुत ध्यान से मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहा जो आपको क्रांति में नोट करके सीखना है, जो आपसे लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो आपसे परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि जब क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो आप क्या जवाब देंगे? उसमें महारानी कौन हुआ करती थी? महारानी विक्टोरिया। नाम याद करके रखेंगे। उस समय महारानी कौन थी? महारानी थी उसमें विक्टोरिया। पूछा जाएगा उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? पामर्स्टन जो हैं वो उस समय ब्रिटेन के क्या हुआ करते थे? प्रधानमंत्री थे। पूछा जाएगा उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो याद करेंगे लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे। यानी कैनिंग के समय में ही क्रांति हुई थी, इसीलिए कैनिंग को भारत का पहला वायसराय माना जाता है और अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है। फिर पूछा जाएगा कि क्रांति का लोगो क्या बनाया गया था? लोगो मतलब कि क्रांति का क्या प्रतीक था? भारतीयों ने क्रांति का क्या प्रतीक बनाया था? तो आप क्या बोलेंगे? कमल व रोटी। कमल व रोटी को क्रांति का क्या बनाया गया था? प्रतीक बनाया गया था। लोग इसी को लेकर ये क्रांति कर रहे थे। और क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि इस क्रांति का सबसे खतरनाक स्वरूप कहां देखने को मिला?
पूछा जाएगा क्रांति का सबसे खतरनाक स्वरूप कहां था, तो आप क्या बोलेंगे, अवध के इलाके में क्रांति का सबसे खतरनाक रूप था। अब अवध में क्यों सबसे खतरनाक था, क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक कहां के थे, अवध के थे। तभी क्रांति के बाद क्या परिवर्तन किया गया कि अवध के सैनिकों की संख्या कम करना है और बाकी सैनिकों को बढ़ाना है। तो क्रांति सबसे खतरनाक कहां थी, वो हुआ करती थी अवध में। और ध्यान देंगे, जब ह्यूरोज ने झांसी की रानी को मारा तो उसने एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत फेमस है। उसने कहा, क्रांति में भाग लेने वाले सारे पुरुषों में ये महिला एकमात्र मर्द है। ध्यान समझें क्या बता रहा हूं। ह्यूरोज ने 1857 की क्रांति में ह्यूरोज ने झांसी की रानी को मारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मारने के बाद उसने एक ऐसी बात कही जिसने झांसी की रानी के कद को बहुत बढ़ा दिया। उसने कहा कि क्रांति में भाग लेने वाले सारे पुरुषों में ये महिला एकमात्र मर्द है। और ध्यान देंगे, झांसी की रानी की कब्र कहां पाई जाती है, तो ग्वालियर में। पूछा जाएगा लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की कब्र कहां पाई जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, ये ग्वालियर में पाई जाती है। याद कर लेंगे, ये कहां पाई जाती है, ये ग्वालियर में पाई जाती है, ग्वालियर में। ये आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा। और कई बार इसको आप देखेंगे तो अलग अलग परीक्षाओं में आपसे क्या होता है, इसको पूछने का काम किया जाता है। ठीक, चल और कुछ दो दो बातें आप जान लेंगे। ध्यान देंगे, इस समय एक गाना बनाया गया था जिसे कहते हैं झंडा गीत। ध्यान देंगे, पूछा जाएगा क्रांति के समय कौन सा गाना फेमस हुआ था, तो झंडा गीत बहुत फेमस हुआ था। जिसे किसने बनाया था, जिसे अजीमुल्लाह ने बनाया था। क्या याद करेंगे, अजीमुल्लाह के द्वारा बनाया गया जो झंडा गीत है वो इस क्रांति का स्लोगन बन गया था। जैसे वंदे मातरम बहुत फेमस हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, वैसे इस समय कौन सा फेमस हुआ था, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था हमारे यहाँ। तो ये आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बार बार पूछी जाएंगी। हाँ, और ये ध्यान देंगे, अगर पूछा जाए कि क्रांति के दौरान अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किसने किया था, तो आप क्या नाम याद करेंगे, तात्या तोपे। तात्या तोपे ने क्या किया था, इन्होंने क्रांति के दौरान अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया था। ये झांसी की रानी की भी सहायता किए थे। ठीक, फिर देखिए फिर क्या हुआ, इस क्रांति के बाद जो हमारे मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनको दिल्ली में पकड़ा गया था हुमायूं के मकबरे में। इनके पुत्र और पोते को अंग्रेजों ने गोली मार दिया, मुगल नस्ल समाप्त कर दिया। और 60-65 साल की उम्र में इनको भारत से हटा करके कहां भेज दिया गया था, इनको रंगून भेज दिया गया। कहा आप वहीं रंगून में रहिए। वहीं रंगून में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इनको अंतिम बादशाह भी कहा जाता है, यानी इसके बाद कोई बादशाह हमारे भारत देश में नहीं होगा। तो अंग्रेजों ने मुगल नस्ल को ही समाप्त कर दिया। 60-70 साल के बहादुर शाह को जिंदा छोड़ दिया रंगून में बिना बेगम के, तो आगे कुछ कर भी नहीं सकते। और इनके बेटे और नाती को क्या कर दिया गया, गोली मार दिया गया। ठीक, और ध्यान देंगे, जो बेगम हजरत महल थी, कौन थी, जो थी बेगम हजरत महल, और इनके साथ कौन थे, नाना साहब। नाना साहब, इन दोनों को पकड़ करके और भारत से बाहर कहां भेज दिया गया, नेपाल भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया, नेपाल भेज दिया गया। यानी क्रांति के बाद मुगल बादशाह रंगून में मर गए और ये दोनों कहां मर गए, वो क्या कहते हैं, नेपाल में। और ये क्रांति हमारे यहाँ शुरू हुई, क्रांति चली और अंत में क्रांति का क्या हुआ हमारे यहाँ, ये हश्र हुआ। क्रांति के बाद क्या परिवर्तन आए वो भी मैंने आपको सिखाया। ठीक, तो आप क्या जवाब देंगे, मैंने आपको एक एक करके 2 कक्षाओं में पूरी क्रांति मैंने आपको सिखाई है। ठीक ना, और आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मुझको बताइएगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन में जाते जाते आपको दे के जा रहा हूं, देखते हैं कौन मुझको इसका सही जवाब देता है। आपको मुझको 2 बातों का जवाब देना है। एक आपको जवाब देना है वो कौन सा पत्रकार है जिसने 1857 की क्रांति को कवर किया है, इस क्रांति को लेकर के किस पत्रकार ने कवरेज किया है, एक तो आपको जवाब देना है। दूसरा आपको जवाब देना है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस सन में हुई है। तो हम लोगों ने पूरी क्रांति कवर किया है, परिचय, इसके पीछे का कारण, इसकी शुरुआत, इसका प्रसार, इसका परिणाम, इसकी असफलता के कारण और इसके बाद भारत देश में क्या क्या परिवर्तन आए। लगभग 2 घंटे का समय लगा करके और मैंने आपको पूरी की पूरी क्रांति कवर करवाई है, जो आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा, इसका जवाब मैं आपको स्वतः कमेंट बॉक्स में दूंगा। तो आप लोग अच्छे से त्योहार मनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आसपास सफाई रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, जीव जंतुओं पर दया कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।